Right now, we come to some other issues, and that was a lovely subject to talk about. I wish we could talk some more and continue talking about acting, about Subhash Ghai, about so many other things. But right now, we have to talk about Mr. Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's Nyaya Yatra. And after a long, long time, बड़े दिनों के बाद हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी से धनंजय जुनेरकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जुनेरकर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी। क्या हो गया था सर? आपकी आंख का ऑपरेशन हो गया था, मैंने सुना। क्या हुआ? कैटरेक्ट का एक अटैक आ गया था और सर एकदम से मेरे को दोनों आंखों के सेंटर के ऊपर परिणाम हो गया और एकदम 70-80% दिखने का बंद हो गया था सर, अंधेरा आ गया पूरा। अभी ठीक है सर? अभी ठीक है। वो ऑपरेशन करना पड़ा बहुत जल्दी से और बहुत मेहनत करनी पड़ी काफी, क्योंकि उसके नंबर्स बार बार चेंज हो रहे थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी थोड़ा ठीक है सर। अभी ठीक है, राइट? अभी ठीक है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा। आज राहुल गांधी जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं रोड्स की वगैरह वगैरह, जो नागालैंड की रोड्स हैं, सड़कें जो हैं, जरा उस पर भी चल करके देख लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? धनंजय जुनेरकर साहब वो जरा समझाएंगे, इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य सर यही है कि 2014 को इनके जो बेसिक मुद्दे थे, जो मुद्दे के ऊपर ये आए थे, जो गुजरात मॉडल को लेके आए थे, अच्छी 100 सिटीज बनाने के जो वादे उन्होंने किए थे, जो स्मार्ट सिटी जी, वो हाँ 100 स्मार्ट सिटी, ये सब मुद्दों को अगर वो कवर करते तो 9 साल कंटिन्यूअसली उनके पास सत्ता है तो ये रोड जैसे छोटे चीज के लिए और नागालैंड जैसे छोटे राज्य की जो छोटी तकलीफ है वो दूर करने के लिए आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आपने वो देखा कि बीच में जो द्वारका एक्सप्रेस वाला हमने इनका कांड सुना सर, कि 1 किलोमीटर के लिए जो 18 करोड़ पास हो गया था, उनका उन्होंने 250 करोड़ का बिल वहां आया, जहां 2 किलोमीटर के पीछे मतलब 500 करोड़ रुपए आपका खर्चा हुआ। कांग्रेस ने मंगल पे 450 करोड़ में खर्चा करके यान भेज दिया था। तो आप नागालैंड में रास्ते की ये क्यों तकलीफें हो रही है, वो विषय उन्होंने लिया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए जो उनकी जो महत्व की जो परियोजनाएं हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन से, जो राष्ट्र के रास्ते अगर परफेक्ट है तो सर काम धंधा बिजनेस हर चीज ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होती है, फिर दुनिया एक दूसरे को करीब आती है, तो वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वही विषय था जी। और दूसरी बात यह है कि आपकी न्याय यात्रा शुरू हो गई है, आपने मकर संक्रांति के दिन न्याय यात्रा शुरू करी और उधर अयोध्या में उसी दिन से उसके एक दिन के बाद जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा की, रामलला की, और साथ में देश के हर कोने में कोई ना कोई सेलिब्रेशन चल रही है, कोई ना कोई उत्साहजनक उत्सव का माहौल है हर जगह पे श्री राम के आगमन पर। तो ये न्याय यात्रा थोड़ी सी फीकी नहीं पड़ रही है क्या अभी जुनेरकर साहब? सर ऐसा है कि जहां तक मैं समझता हूं प्रभु रामचंद्र जी की पूरी स्टोरी ही न्याय के लिए है। बचपन से उन्होंने जिस प्रकार से वो शस्त्रास्त्र विद्या सीखे और उनके जो गुरु थे उनको वहां लेने आए कि हमको यज्ञ याग करने के लिए आजू बाजू के राक्षस सब पीड़ा देते हैं और आके वो सब यज्ञ याग खत्म कर देते हैं, तो आप आके हमको न्याय दिला दिए। तो वो उस उम्र से जाके वहां राक्षसों का नाश करके पूजा पाठ और यज्ञ जो सनातन धर्म की आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए वो उस समय से काम कर रहे हैं और उस समय से वो मर्यादा में है। तो सर भी आपने राम जी का नाम लिया है और सभी जगह का ये किया है, तो उस पर एक मैं आपको संस्कृत सुभाषित पढ़ के दिखाना की कोशिश करता हूं सर। तर्को विहीनो वैद्यः, तर्को विहीनो वैद्यः लक्षणहीनश्च पंडितो लोके, भाव विहीनो धर्मः नूनम हस्यन्ते त्रिण्यपि। अर्थात तर्क विहीन वैद्य, लक्षण विहीन पंडित और भाव रहित धर्म, इनकी जो बातें करता है दुनिया में वो व्यक्ति हंसी के पात्र हो जाता है। इस प्रकार से ये संस्कृत सुभाषित लिखा गया है, ये कोई कांग्रेस ने लिखा गया नहीं है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से आज की तारीख में 10 साल में एक प्रधानमंत्री को एक वेलफेयर स्टेट में, एक संविधान मानने वाले स्टेट में जो चीजों की आवश्यकता है उस चीजों को ध्यान में रख के उसको पूरा करना, उसका नियोजन करना, वो छोड़ के वो व्यक्ति 11-11 दिन धर्म यज्ञ याग उसके अंदर एक प्रमुख
सम्मिलित होता है, अपना समय वहां डालता है और जो महत्व के इश्यू है उस पर नजरअंदाज करता है, ध्यान नहीं देता है, वो किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और लोगों को न्याय देना, एक वेलफेयर स्टेट में वो काम करना है। तो हम विरोधी पक्ष होने के नाते हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम न्याय देना चाहते हैं और न्याय नहीं मिल रहा। और हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, ये न्याय को छोड़ के, प्रगति को छोड़ के जो महत्व के प्रश्न है, इशू है, उस पे से नजर हटाने के लिए जिस प्रकार से राम का नाम लेके, राम का नाम की अपने को माला जप के लोगों को दिखा के धर्म का खुद के बेनिफिट के लिए और खुद के राजनीति के लिए यूज करना चाहते हैं, ये गलत है। तो सर हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं सर, हम लोग जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है। जुनारकर साहब, जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शख्स से बात करें तो वो यही कहते हैं, भाई कांग्रेस के लोग तो राम के बारे में ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने तो कह दिया था कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम तो असलियत में थे ही नहीं। बार बार यही जवाब आता है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने कहा कि राम का अस्तित्व वास्तविकता में काल्पनिक है। जी सर ऐसा है कि राम के नाम पे चंदा लेके चुराने वाले, चंदा चुरा के ये लोग जो काम कर रहे हैं ट्रस्ट के नाम से, लोग इनसे हमको सनातन धर्म सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जो एक ऐड आती थी, तुम्हारी मेरी कमीज, तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे, वो टाइप की एक ऐड आती थी सर एक बचपन में उस समय पे। उसी प्रकार का सर इनका है कि ये लोग जो भी करे वो सबसे बेहतरीन है और आपका राष्ट्रवाद से कोई भी नाता जोड़ देंगे, आस्था से नाता जोड़ देंगे और आप राष्ट्रद्रोही किस प्रकार से ये वो लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके उनके जो एजेंडे पे सर उस पे जाके बॉलिंग बैटिंग करके कुछ फायदा नहीं है। सर हम लोग ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि 22 जनवरी को जो गर्भगृह में जो न्यूज सर सूत्रों के माध्यम से आई है कि गर्भगृह में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, मोहन भागवत जी, आनंदीबेन पटेल और वहां के मुख्य आचार्य रहेंगे और इसमें प्रभु रामचंद्र जी को एक आईना दिखाने की विधि है। ये आईना दिखाने की विधि आदरणीय मोदी जी करेंगे, इस प्रकार की न्यूज आई है। अभी आप देखिए ये जो शंकराचार्य है जिनका ये अधिकार है, जो महत्व का जो जैसे एक क्रिश्चियनों में पोप का जो महत्व होता है, वैसे हिंदू धर्म में चारों वेदों के शास्त्र पारंगत जो है वो शंकराचार्य का अपमान करके इस प्रकार से ये लोग अपना इसको भी पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं। अगर प्रभु रामचंद्र जी जिस दिन मोदी जी को आईना दिखा देंगे तो इनको वहां मोदी सरकार को छुपने के लिए और मुंह दिखाने के लिए पूरी पृथ्वी कम पड़ने वाली है। वो इलेक्शन में ये बिल्कुल होगा क्योंकि ये बजरंगबली को चिरंजीवी माना गया है और बजरंगबली आज भी सब जगह वास कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारी श्रद्धा है। जुनरकर साहब, बीजेपी का कहना, विश्व हिंदू परिषद का कहना कि अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब बेताबी से 12:22 22 जनवरी उस वक्त का प्रतीक्षा कर रहा है। दे आर ऑल वेटिंग फॉर इट टू हैपन। बोले और जो मुहूर्त है, बोले राम लल्ला जो जन्म था, राम लल्ला का असली जो जन्म है और ये मुहूर्त एकदम ठीक है, एकदम ठीक। और आगे जाके इस विषय से आगे जाते हुए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने लोगों का सपना पूरा किया। चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो 27 साल आपने रखवाया, मोदी जी ने 2 दिन में उसको ठीक कर दिया। राम मंदिर 550 साल इंडिपेंडेंस के लेके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस रूल में चाहता तो कर सकते थे, मोदी जी बोल रहे हैं, बट यू ऑल नेवर ट्राई टू डू इट, कांग्रेस नेवर डिड इट। और अटल सेतु दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त पर इसका प्लान बना, नरसिम्हा राव जी ने फिजिबिलिटी स्टडी कर दिया, मनमोहन सिंह जी ने टेंडर बुला दिया, मगर काम कुछ हुआ नहीं है। मोदी जी को आके 2016 में उद्घाटन करके 2024 में पूरे चीज इनॉग्रेट करके पूरा फाइनल लोगों को दे दिया। तो ये कांग्रेस ने लटकाया और बीजेपी मोदी साहब ने सपना पूरा किया। जुनरकर साहब, सर कांग्रेस ने कुछ भी लटकाया नहीं, कांग्रेस ने बनाया और मोदी जी ने बेचा। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं क्योंकि जितनी भी बड़ी संस्था है सभी के सभी कांग्रेस ने बनाई। अभी एक चीज इन्होंने अगर अच्छी बना दी तो उसके लिए हमको कोई दुख की बात नहीं है, अति आनंद की बात है और ये होनी चाहिए क्योंकि ये करने के लिए उनको भेजा है। अभी आपने एक सेंटेंस वापरा कि सर मोदी जी ने बहुत फटाफट सोचा और फटाफट कर दिया।
तो सर उन्होंने जो 15 लाख का बोला था वो क्यों नहीं किया? 2 करोड़ नौकरियां उनके हाथ में थी वो क्यों नहीं की? कालाधन की बात थी वो भी नहीं किया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है, किसानों की आय 2022 में दुगनी होनी चाहिए थी सर, वो भी मोदी जी फटाफट कर सकते थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं किया। बिहार को स्पेशल स्टेटस देके 1.25 लाख करोड़ रुपए देने वाले थे गए चुनाव में विधानसभा के, आज तक नहीं दिया। सर ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मोदी जी फटाफट कर सकते हैं आपकी भाषा में, लेकिन वो फटाफट क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कर पा रहे वो भी समझ में नहीं आ रहा। सर मैं तो ये सोच रहा हूं जिस प्रकार से ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, इस प्रकार से मीडिया के माध्यम से एक ही एजेंडा दिखा रहे, अगर मान लो रावण का वध ये 2023 में प्रभु राम ने किया होता तो मुझे लगता है ये डिबेट में ये लोग बोलते थे वाह मोदी जी वाह, आपके वजह से ही वो सब कुछ हुआ है, उसके भी होर्डिंग बैनर मारते थे और राम जी प्रभु राम जी का फोटो कहीं अपने को छोटा नजर आता था, क्योंकि प्रभु राम जी को हाईलाइट करने को। हाँ जी सर। जुनेकर साहब, जब आदरणीय सम्माननीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, इन सबको न्योता दिया गया, आमंत्रित किया गया कि आप भी आइए, मुझे ऐसा लगता है आपको जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण बनता कि आप जाकर के 550 बरस के बाद श्री राम एक भव्य मंदिर में जा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि राम अयोध्या आ रहे हैं, भव्य मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर टूटने के बाद वहां पर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटने के बाद अब दोबारा वहां पे मंदिर बना है, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को भी वहां जाना चाहिए था, सभी नेताओं को वहां जाना चाहिए था, श्री राम के साथ अपनी भक्ति जताने का, पूरे देश के साथ सद्भावना जताने का और देश की संस्कृति को एकजुट करने के लिए? आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए था सर? सर इसका इंटरप्रिटेशन सर दो प्रकार से होगा कि पहली बात तो है कि प्रभु राम जी का जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए किसी के मन में कोई दुष्प्रचार की भावना नहीं है। हम तो सनातनी है, ब्राह्मण है, और हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल बने, बिल्कुल अच्छा बने, और उसके लिए कोई द्वंद्व नहीं है। पर हम चाहते हैं राम जी का जो भी हो रहा है वहां प्रभु राम का, वो एक राम का ही, एक धार्मिक सनातन का ही हो, वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन वहां नहीं है। वहां ये लोग ने इस प्रकार से कर रहे हैं कि वहां पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं कि ये राम लक्ष्मण सीता के बाजू में, एक हाथ बाजू में मोदी जी की भी ये लोग वहां मंदिर न बना देंगे, इस प्रकार से वो लेवल पे वो लोग लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लग रहा है। हम ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये ड्यूटी थी कि इसको जो भी पैसे की आवश्यकता है मंदिर को भव्य बनाने में, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, वो बोल के वो पैसे के फंड की व्यवस्था करते और देश के चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जिनका अधिकार ही है, उनके हाथ से प्रतिष्ठापना देखते और वीआईपी के साथ में दूर से रह के ये देखते, दर्शन करते और सभी पार्टियों के लोगों को बुलाते, तो उसमें एक संविधान में काम करने वाली धर्म राहुल गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आलोचना किया, बोला आरएसएस और बीजेपी इसको मोदी इवेंट बना रहा है, दे आर मेकिंग इट अ मोदी इवेंट। योगी आदित्यनाथ आज कहा कि अगर मेहनत करके आप ठीक कर सकते हो तो आप भी पॉलिटिकल इवेंट कर सकते थे, मगर आपने 60-65 साल में कोई प्रयास नहीं किया राम मंदिर को पुनर्जीवित करके पुनर्निर्माण करने के लिए। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। बोले आप भी कर सकते थे, आप भी कर सकते, मगर आपने जानबूझकर इस चीज को डिले कर दिया। आपने जानबूझकर चीज को हाईलाइट नहीं किया कि मस्जिद, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, रिपोर्ट था, आपने उस रिपोर्ट को, योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी का कहना है कि आपने उस चीज को दबाया, उस चीज को ऊपर आने नहीं दिया। आप चाहते थे जुडिशरी को सामने बार बार मैटर को लाके इस चीज को आप संकल्प लेके कर सकते थे, और आप करने के बाद आप पॉलिटिकल इवेंट कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया, बिकॉज आपको ना करना था, आपको नहीं करना था, आपको राम मंदिर नहीं बनाना था। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का चार्ज है जोनकर साहब आप पर, यू डिलेड द एंटायर प्रोसेस। सर ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी को उनके पार्टी में कितने लोग गंभीरता से ले रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ी शंका है, उनके अंदर आपस में बड़ा द्वंद्व है। और दूसरा सेंटेंस आपने बोला कि आरएसएस ने मोदी जी का इवेंट बनाया है, तो आज की तारीख में ऐसा था कि कभी मोदी जी आरएसएस के एक प्रकार के प्रचारक थे, लेकिन आज मोदी जी ने अपना स्थान जिस प्रकार से उद्योगपति मित्रों के माध्यम से ऐसा बनाया है कि वो आरएसएस के सिर के ऊपर वो खुद बैठ गए हैं।
अभी आरएसएस के लिए वो कर रहे हैं कि आरएसएस उनके लिए कर रही है, ये बात करने में एक बड़ी आपको शंका उपस्थित होगी, क्योंकि वहां के भी कुछ हमारे मित्र है, वो हमको बताते हैं कि भाई क्या इस प्रकार से हो रहा है। और दूसरी बात सर, योगी जी जो बात कर रहे हैं आज की तारीख में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला जो स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में, नंबर 1 पे योगी जी का स्टेट है। राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने का उनको कोई अधिकार बचा नहीं है। और तीसरी बात आपने बोला कि कांग्रेस को नहीं आया, तो ये बात मैं मानता हूं कि कांग्रेस को ऐड करने को आया ही नहीं सर। अगर हम लोग 70-75 साल ऐड करते और मोदी जी जैसा ऐड के ऊपर खर्चा करते तो इतनी संस्था बनती नहीं। 2019 से 2023 खाली 3 साल का हिसाब करो तो 254 करोड़ मोदी जी ने खाली विदेश की यात्राओं पे खर्चा किया है। 8,000 करोड़ का प्लेन लेके वो घूमते हैं, लेकिन 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमने के बाद उनको मणिपुर में आज तक कोई एयरपोर्ट नहीं मिला कि जहां वो लैंड करे और वहां जाके वहां की लड़कियों के जो नग्न परेड की गई उनके बारे में कुछ सोचे, उनके लिए कोई विचार करे, उनके लिए कोई ट्वीट करे, या बीजेपी कोई महिला ने आके आज की तारीख में वो बात नहीं कही। तो ये सब दुख की बातें हैं, तकलीफ की बातें हैं, न्याय की बातें हैं, तो वो करने के लिए आदरणीय राहुल जी निकले हैं। और बीजेपी न्याय की बातें नहीं करती है, अन्याय की बातें करती है, तो सर वो हमको जवाब देना ही पड़ेगा। गमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। मोदी जी बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। गमंडिया गठबंधन बार बार ऐसी चीजों के बात करते हैं जो सनातन धर्म का सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। स्टार्टिंग विद सैम पिट्रोडा, प्रियांक खरगे, ए राजा, जूनियर स्टालिन, सीताराम येचुरी, मौर्य समाजवादी पार्टी के, फतेह बहादुर जो लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के, और आखिरकार महाराष्ट्र में आपका एलआई शरद पवार साहब के जितेंद्र आव्हाड जी। तो बार बार हर व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि सनातन धर्म पे आलोचना करना, सेंटिमेंट्स हर्ट को करना। ये सोनिया जी, खड़गे साहब, चौधरी साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब डिक्लाइन किए। बोलो डिक्लाइन तो किए आपने, मगर आप सनातन धर्म को भी बार बार हर्ट कर रहे हो, आपके एलाइज भी हर्ट कर रहे हो। तो क्या मैसेज जुनर साहब, क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में? सर, सनातन धर्म का इतना बड़ा धर्म है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए हम लोगों में आज की तारीख में, कलयुग के लोगों में तो किसी की औकात नहीं है कि वो कुछ बड़ी बात कर दे। लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे सतयुग में जाएंगे तो जो अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग धर्मों के प्रचार काम करते थे, उस समय सनातन धर्म के ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले ग्रंथ है, वो ग्रंथों में टीका की गई है कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। उसमें सर हमारे वो जो टीका क्रिटिसिज्म का ग्रंथ है उसके ऊपर भी लोगों ने अभ्यास किया है, उसकी भी तारीफ की है और उनको भी गुरु माना है। शुक्राचार्य को भी गुरु माना है, उनको राक्षसों के जो गुरु थे उनको भी गुरु का आदर दिया है। आज की तारीख में सोचिए अगर शुक्राचार्य जैसे गुरु आज रहते तो क्या बोल सकते हैं ईडी सीबीआई उनको भेज के उनको भी जामीन बीमीन नहीं मिलने की व्यवस्था करके उनको भी जेल में डाल दिया होता। तो इस प्रकार से तो इनकी थिंकिंग है। तो सनातन धर्म आज की तारीख में इनको कहाँ समझा है? 2 करोड़ की जमीन से राम मंदिर जी ट्रस्टी 7:10 को सुल्तान अंसारी को से लोग खरीदते हैं और 7:15 बजे 16.5 करोड़ को ये लोग उसका हिसाब करते हैं। 14-15 करोड़ रुपया 15 मिनट में उसका हिसाब नहीं मिलता। तो इस प्रकार से अगर आप देखने को जाएंगे, और आज की तारीख में मैंने आज ही एक वीडियो देखा है हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रमुख पांडे जी करके है, उन्होंने पूरा बताया है कि ये लोग ने 1400 करोड़ रुपया का जो चंदा के अंदर घोटाला किया है। और वो मैं प्रूफ देना चाहता हूं, कोई मुझे आके पूछे तो मैं बता सकता हूं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल बोला है और वो लाइव आप सब जगह घूम रहे, आप चेक कर सकते सर। लेकिन जोनकर साहब सीधी बात तो ये है कि राम मंदिर बना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, आर्टिकल 370 वापस लिया गया, रिपील हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, आर्टिकल 35A रिपील किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अब ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। जिन लोगों ने की वो उसका क्रेडिट तो लेंगे ना सर। अब वो वहाँ खड़े होके मोदी जी ये तो नहीं बोलेंगे कि राम मंदिर सोनिया जी या राहुल जी या दिग्विजय सिंह जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी या कमलनाथ जी या अशोक गहलोत जी इन लोगों ने बनवाया है। अब अगर लोग बोलते हैं मोदी जी ने बनवाया है तो मोदी जी ने मेहनत तो करी है ना जुनाकर साहब। तो सर हम तो देखो, हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी अगर चीज बनाता है और उसका श्रेय लेता है तो उसके श्रेय की लड़ाई हम कहाँ लेते हैं सर। हम तो चाहते हैं कि वो श्रेय ले ले। और 370 का सर आपने जो बोला, आप तो विद्वान है, 370 का सर जिस प्रकार से आप भी देखो कि कितने सारे जजमेंट्स में
अभी किसके खिलाफ अगर कुछ बोल तो डिफेमेशन जैसा हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी के नाते ये जजमेंट में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि उसमें ऐसा लिखा गया था कि आपको विधानसभा में बहुमत लाने के बाद आपको ये करना है, ये प्रस्ताव लेना है, 370 हटाना है। आज नहीं तो कल वो हटने वाला था, लेकिन इन्होंने विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति की वहां राजवट करके उसके बाद में ये किया। एक कायदे का सुप्रीम कोर्ट सर, जुनेकर साहब सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थी ने क्या बोला सर, कायदे का एक विधि का विद्यार्थी होने के नाते ये मुझे समझ में नहीं आया। अरे वो तो आप जो बोल रहे हैं उसके अलावा बहुत लोगों को एक और चीज समझ में नहीं आई है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और कश्मीर के ऊपर जो अलग से असेंबली बैठी गई, कई जो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का जो पहला जजमेंट जो आया था उसमें यह था कि इसको रिपील या अमेंड या सस्पेंड सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। अब उसके तो लोग सबके सब लोग जो हैं सारे के सारे परलोकवासी हो गए हैं। तो मेरा यह कहना है कि वी हैव टू इवॉल्व। भारत का पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि भारत की जो लोकसभा और राज्यसभा है वो असेंबली से ऊपर है। अगर वहां पे रिक्विजिट मेजॉरिटी से कोई चीज पास हो जाती है फिर किसी असेंबली का कोई राइट बचता नहीं है। हम फेडरल सिस्टम जरूर हैं बट वी आर अ यूनियन। आखिर में जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, वो जो लाइन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइन रिपीट करते हैं, दैट इंडिया विच इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज अ यूनियन गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट हैज द राइट टू ओवरराइड एनीथिंग एल्स। दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड। कोई ऐसा तो नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर अलग रियासत है, बताएं। नहीं ये आपका, मैंने आपको क्या कहा सर कि ये जो होना था ये हो गया, बहुत अच्छी बात है, हो गया, कोई बात नहीं। पर आप इसका इंटरप्रिटेशन, आपने अभी जो 2 लाइनें बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सुप्रीम है, संसद भवन सुप्रीम है, बराबर, ये मानता हूं मैं। तो हुकुम सर, संविधान के नीचे संसद है कि ऊपर है? क्योंकि आप आज की तारीख में इलेक्शन चुनाव आयोग के संविधान के तहत सर, संविधान के तहत संसद चलता है, लेकिन संसद के पास अधिकार है कि संविधान संशोधन करे और सबसे ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा सत्ता में हम रहे तो हमने जो चीजें दुरुस्त करनी चाहती की, लेकिन उसका एक जो मूल ढांचा है उसको आप दुरुस्त करेंगे तो आप संविधान खत्म कर देंगे। जो 4 हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस, इनके लिए जो 4 चीजें लिखी गई थी, अगर वो एक पार्टी के पन्ना प्रमुख जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता है वैसी उसी टाइप के बेल बॉय अगर उनको इस चारों संस्थान के ऊपर चाहिए, ईडी, सीबीआई के साथ साथ इनकम टैक्स के साथ साथ कि इनको मैं बेल मारूं और वो आ जाए, आज की तारीख में न्यायालय को छोड़ के मैक्सिमम तो सब वैसा ही हो गया है जुडिशरी। लेकिन जुनेकर साहब, जहां तक ईडी का सवाल है और सीबीआई का सवाल है, उनको इतना ताकतवर बनाने में तो सबसे ज्यादा हाथ आपका है। चिदम्बरम साहब ने 2012 में संशोधन लेकर के आए जिसकी वजह से आज की तारीख में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपके नाक में दम किया हुआ है। ये गलती तो आपकी है सर। नहीं सर, ऐसा है कि अगर आपने आपके घर में एक माचिस है जिससे खाना बना सकता है, जिससे आप आग से ठंड से बचने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं, उसको अगर आप घर को आग लगाने के लिए उसका अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जैसे अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान जो है, अगर एक खराब संविधान भी अगर ये बनता है लेकिन लोग अगर अच्छे हैं तो ये बिल्कुल संविधान अच्छा चलेगा, देश अच्छा चलेगा। लेकिन संविधान अच्छा है और बहुमत वाले लोग अगर गलत है तो फिर देश और संविधान का तकलीफ में रहेगा और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। बहुमत तो इस वक्त मोदी जी के साथ है साहब। जुनेकर साहब, यू नो राहुल गांधी जी हमेशा ये 5 चीज बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, right wing activism is on the surge, minorities are feeling threatened, opposition is being targeted। ये 5 चीज राहुल गांधी जी ने हार्वर्ड में कहा, यूएस में कहा, देश के बाहर जहां जा रहे, देश के अंदर भी। तो ये जो जजमेंट है नार्वेकर का, डू यू फील राहुल गांधी जी जो 4-5 चीज कह रहे हैं वो जस्टिफाइड? नार्वेकर जी जो उद्धव ठाकरे जी के केस में कहा कि यू नो व्हाटएवर ही सेड, देन एकनाथ शिंदे हैज द पार्टी विद हिम एंड ही इज द ऑफिशियल सेना। तो ये क्या ये 5 चीज इस पूरे इम्प्रिंट इस जजमेंट में आ रहा है, ऐसे आपको लग रहा है?
because Uddhav Thackeray is your ally in the fight. सर कोई हैप्पी नहीं है, ये जजमेंट से कोई हैप्पी नहीं है। और आप, मैं तो एक विद्यार्थी होने के नाते और एक आपको बताता हूं सर कि कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता वोटिंग करती है 5 साल के लिए, उसको जो भी सरकार चुन के देती है 5 साल उसका काम करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट 9-10 महीना उस चीज के लिए समय देती है, उसके बाद नार्वेकर साहब जिसको तुरंत एक रीजनेबल पीरियड का बात किया था, रीजनेबल पीरियड का कोई मतलब ही नहीं, वो 8-8, 9-9 महीने, 7-7 महीने वो भी लगा देते हैं। तो मैक्सिमम समय आप इस प्रकार से दूर करेंगे, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सर जो चुन के आए थे, मेहनत करके आए थे अपने अपने विभागों में, और जो लोगों के काम बाकी थे करने के लिए, वो तो सब पीड़ा में है। आज अगर ये सच्चे होते तो 4-4 साल, 4.5 साल होने को आए सर। महाराष्ट्र में आप जिला परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, ग्राम पंचायत के नहीं हो रहे, बंबई में चुनाव करने की इनकी हिम्मत नहीं है। पैसे और ईडी सीबीआई के भय से यहाँ वहां से जो नाराज है या चोर उचक के है, उनको डरा के धमका के आप आपके यहाँ तंबू में लाके गर्दी कर रहे हो, भीड़ इकट्ठा कर रहे हो। सर इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस पब्लिक में, जनता में विलन नंबर 1 हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि ये बिना काम का इतना बहुमत था इनके पास, और इनकी एक अच्छी छवि थी। जिस प्रकार से वो भाषण करते हैं, एरोगेंस से दिखा रहे, उनके लोग एरोगेंस दिखा रहे हैं। और ईडी सीबीआई में अभी मेरे को शांति से नींद आती है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, पहले मुझे तकलीफ होती थी। इस प्रकार के जो यहाँ वहां से गए हुए लोग वहां जाके बात कर रहे हैं सर, इसके बाद लोग क्या समझ नहीं रहे क्या? आप देखिए चुनाव जिस दिन आएगा, और ये लोग को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं, अगर इनमें हिम्मत है तो कल चुनाव ले लो। अंधेरी जैसे छोटे यही बात कही जा रही थी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के, और तेलंगाना को लेकर के। तेलंगाना में आप जीत गए, बाकी तीनों जगह पर क्यों हार गए? अगर वास्तविकता में जनता इतनी त्रस्त है, वास्तविकता में जनता इतनी ज्यादा दुखी है, तो फिर क्यों हार गई कांग्रेस? नहीं, इसके 2 विषय है कि राजस्थान का सब्जेक्ट तो हर बार अलग अलग हो जाता है। अगर मैं सोचूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो, पर वहां की जो शिकायतें आ रही है, ईवीएम के मशीन के बारे में शिकायतें आ रही है, चुनाव आयोग आपकी बात ही नहीं सुनता कि हमारा एप्लीकेशन क्यों आती है जब आप हारते हैं? नहीं सर, आप तो मैं ऐसा भी सोच सकता ना कि 5 राज्यों में से आपने सेटिंग ऐसा किया कि एक छोटा सा राज्य इनको दे दो, 4 राज्य हमको ले लो, तो वो बात ही नहीं। तेलंगाना बहुत बड़ा राज्य है, तेलंगाना बहुत बड़ा है। तेलंगाना उसके पहले कर्नाटक में जीते हैं आप। कर्नाटक जबरदस्त बहुत बड़ा राज्य है सर, क्या बात कर रहे हैं? सर साउथ में 1-2 राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल इनकी भारत की राजनीति की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से मोर्चे चल रहे, जिस प्रकार से विद्वान लोग अपनी टेक्नोलॉजी लाके दिखा रहे आपके सामने, कैसे हैक हो सकता है दिखा रहे। बड़े बड़े राष्ट्र ये चीज को नहीं मान रहे। बीजेपी की जो नरसिम्हा वगैरह थे, इन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी। तो 5 साल 8 साल पहले इनका व्यू कुछ अलग था, आज कुछ अलग व्यू है। अगर मैं सोचता हूं कि अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी को करने दो ना चेकिंग, क्यों नहीं वो करने देते? आप करने दो, 50 मशीन 200 मशीन लो भाई, करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। बड़ा डील करके ये क्यों बात नहीं करते? तो इसकी भी शंका उपस्थित होती है। और साउथ, कर्नाटक और तेलंगाना की आपने बात की सर, साउथ में वहां मैक्सिमम क्वालिफाइड एजुकेशन लोग हैं, वहां धर्म की राजनीति नहीं चलती और वहां एजुकेशन के ऊपर काम होता है। तो वहां उन लोग को मालूम है कि बीजेपी को आपको वहां खड़ा करना नहीं है, क्योंकि इनकी जो राजनीति है धर्म की, जैसे अफू की चाट ये लोग चटा के, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए एक अफीम की गोली जैसा है, वैसा वो वही लाइन लेके चल रहे। आप राम का मुद्दा यूपी में जितना होगा, क्या आप तेलंगाना में वो मुद्दा उतना उनका काम करेगा क्या? आज गुरुवार प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इन गुरुवार टुडे, केरल में गुरुवार टेंपल श्री कृष्ण भगवान का वन ऑफ द फेमस टेंपल्स ऑफ साउथ इंडिया, केरल में। और वहां के स्टार सुरेश गोपी तो आज कैंपिंग कर रहे केरला में मोदी साहब है। और मोदी साहब यही मैसेज शायद बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुनागढ़ साहब he's doing it, but as you say, the Congress, the BJP says you are creating a divide, South versus North का डिवाइड आप कर रहे हो। हिंदी और हिंदुत्व, ये 3 मुद्दा लेकर कांग्रेस इज क्रिएटिंग द डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ। जुनागढ़ जी नहीं सर हम लोग कोई डिवाइड ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे कि हम लोगों तक जागृति निर्माण कर रहे हैं। अगर जिस दिन आप समझ गए कि धर्म का नाम मुझे अपने घर में लेके अपना काम करना है, भगवान की पूजा मुझे करनी है, माधवराव पेशवे जब भी ये काम करते थे राज्य दरबार में, तो न्याय शास्त्री प्रभु ने वो उस समय उनके जो पूरे न्याय के काम करने वाले थे, वो सुबह उनके घर पे गए तो देखा कि ये तो 3-3 घंटा 1.5 घंटा जप कर रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चा आरती सब कर रहे हैं।
तो वेरी नेक्स्ट डे वापस वो चले गए और उन्होंने उनको कहा कि अगर आपको यही करना है तो मैं क्या करता हूं, आप और मैं दोनों अपना अपना सामान लेके अपन काशी में चले जाएंगे रहने को, ये सब त्याग दो, आप भी राजा का काम मत करो और मैं भी न्यायाधीश का काम नहीं करता हूं। तभी उनके दिमाग में आया कि ये राजा का काम ये सब नहीं है, राजा का काम सुबह उठ के तुम्हारा काम करना है, लोगों को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काम करना है। तो लेकिन आज अभी के ये टाइम बताएं में सर, जितने भी सर ये बताएं, अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की वजह से क्या कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था या कांग्रेस का जो पुराना वोटर था वो क्या आपके पास आएगा? और जो इंडिया अलायंस का आगे चल करके क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। बहन मायावती जी ने अनाउंसमेंट कर दी है, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया मैं तो अलग लड़ूंगी भाई। तो सीधी सादी तौर पे 4% वोट जो है पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का, जो कि 13.5% है उत्तर प्रदेश में, वो आपको मिलने वाला नहीं है, वो कटने वाला है। फिर आप क्या करेंगे? सर ऐसा 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 कुछ नहीं है, ये सब बोलने की बात है। मायावती का पॉलिटिक्स फिनिश हो चुका है, उसका जो भी छोटा मोटा वहां का लोकल लेवल का वोट था, लोग समझ गए हैं कि ये पार्टी बी पार्टी का काम कर रही है। आज तक गए 5-6 साल में उन्होंने भाजपा के ऊपर कोई भी मजबूत क्रिटिसिज्म नहीं किया है, कोई आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि उनके इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। जिस दिन वो मुंह खोलेंगी 1 घंटे में ईडी उनका घर के दरवाजे में खड़ी रहेगी, बेल मारेगी और दूसरे घंटे में वो जेल में रहेगी ना, उनको जामीन मिलेगा। तो 4-5 साल से मजे कर रही है, बाहर रह रही है, जब तक बीजेपी का राज्य है, आनंद मंगल हो रहा है उनका, तो वो तो बीच बीच में जिंदा है करके पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए कमेंट कर रही है। उनके कमेंट को कोई महत्व नहीं है। जो जिंदा है, जो ये लड़ रहा है बीजेपी के साथ, वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहा है और वही जिंदा रहेगा, वो बचेगा। अगर आज हमने डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए इकट्ठा होकर नहीं बचे तो 2024 के बाद अगले 2029 वगैरह में चुनाव भी नहीं होगा और हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें मोदी जी के कार्यकाल में आपको देखने को मिलेगी। साहब, आपके साथ बात करके बहुत मजा आता है, आप आते रहा करें और अपनी सेहत का जरा ख्याल रखें। आई होप योर आई इज बेटर। आप अपनी आंख वाँख का जरा ख्याल रखें प्लीज। ये सुन करके मैं जरा घबरा गया हूँ कि आपको इतनी छोटी उम्र में कैटरैक्ट हो गया, विच इज टेरेबल, बट प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। जोनलकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। नमस्कार। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग दोनों से जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए मैं आपका पूरा पूरा आभारी हूँ सर। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। But getting cataract in both eyes, Yes, yes. at such a young age, that's terrible. I mean, that's like, oof. But the point is, Congress really has nothing new to say. I mean, I thought that all the Congress spokespersons would have been briefed properly with regard to Rahul Gandhi's Nyaya Yatra, what does it hope to achieve, and so on and so forth. But, you know, by mouthing the same platitudes against Mr. Modi again and again, I think what is going to happen is that Mr. Modi might just come back with 400 seats. One never knows. I mean, the way people are flocking to the Ram Mandir and the way everybody is celebrating the inauguration or the to be held inauguration on January the 22nd, people have already started to celebrate. In fact, Uma Bharti, the earlier leader, BJP leader, former Chief Minister of Madhya Pradesh, she has praised Mr. Modi. She said, he's unified the Hindus. हिंदुओं को जिस प्रकार से इकट्ठा कर दिया है, पहला कभी हुआ नहीं था। सारी उन्होंने ये कहा कि पहले अलग अलग जातियों में जो हिंदू बटे हुए थे, मोदी जी ने आकर के सबको एकत्रित कर दिया है। ऐसा उमा भारती जी ने कहा है। आज सुबह ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बहुत बड़ा।